नमस्कार दोस्तों, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत। मेरा नाम है नेहल मोदी। दोस्तों, 22 अप्रैल की जो पहलगांव की घटना और उस घटना के बाद जिस प्रकार से भारत सरकार ने करीब 14 दिन लिए जो तैयारी की और उसके बाद वो जो तैयारी है उसका अंजाम अभी हमें देखने को मिल रहा है। जो शीर्षक दिया गया ऑपरेशन का, उसका भी ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, तो उसका भी कुछ मायने रखता है। तो क्या है ऑपरेशन सिंदूर, किस प्रकार से हम पाकिस्तान को पछाड़ रहे हैं, तो आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है जाने माने राजकीय मामलों के और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार वीरेंद्र पंडित जी। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सर, ऑपरेशन सिंदूर की जब हम बात करते हैं तो कभी किसी को भी समझ में आ जाता है कि इट इज रिलेटेड विद रिचुअल ऑफ हिंदूज। बिल्कुल। और वही जो जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया था, तब उनको भी शायद पता नहीं होगा कि जिनकी हत्या की तब उन्हीं की औरतों को उन्होंने बताया था कि ये मैसेज आप जाके मोदी को देना। मोदी ने मैसेज दे दिया। क्या कहें? बिल्कुल। आप देखिए कि कल योगी आदित्यनाथ जी का एक स्टेटमेंट आया था कि जिन लोगों ने हमारी माताओं बहनों के सिंदूर उजाड़े, अब उनके खानदान उजड़ गए हैं पाकिस्तान में। तो इसमें सब कुछ आ गया है। जहाँ तक सिंदूर का सवाल है, तो सिंदूर हिंदू महिलाओं के लिए उनके सुहागन होने का प्रतीक है जी। तो जिस तरह से वहाँ पर पहलगाम में आतंकवादियों ने हिंदुओं के नाम पूछ कर और उनकी पत्नियों के सामने या उनके परिवार के महिलाओं के सामने उनको मारा था और ये कहा था कि मोदी को जाके बता देना। तो मोदी ने सुन लिया हो और अब बता दिया कि मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो भारत ने ये बता दिया है कि इसका जो अंजाम भुगतने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अगर ये पुराना भारत नहीं है कि एक गाल पर तमाचा मारो तो दूसरा गाल आगे कर देता है वो, अब वो पूरा सिर उखाड़ लेता है। ये नया भारत है। वो यहाँ पे हमने दिखाया। अच्छा, कल की बात करें, जैसे कराची में हमले किए गए, रावलपिंडी में किया गया, जो क्रिकेट स्टेडियम है लाहौर में हो गए। अब तक की घटना ऐसी होती थी कि जहाँ पे मतलब अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक भी करते थे, इसके पहले पुलवामा की बात करें, उरी की बात करें, बारामूला वाली जो घटना, तो उसमें हम जाते थे, पीओके में जाते थे और फिर वो स्ट्राइक करके वापस आ जाते थे। ये पहली बार हुआ कि जहाँ सिर्फ ना पीओके बल्कि पाकिस्तान के जो दूसरे इलाके हैं, पाकिस्तान के जो मेन सिटीज है जैसे कराची, लाहौर, रावलपिंडी, वहां तक हम पहुंच गए। और वही बहावलपुर, जहाँ से ऐसे बच्चे जैसे निवेदन आते थे कि यहाँ पानी अगर बंद किया तो खून की नदियां बहेगी, और वहां जाके हम ये जो करके आए हैं, किस प्रकार से देखते हैं? बिल्कुल। ये आप देखिए, इसके अलावा एक बात और मैं कहूँगा कि 1971 के बाद भारतीय नौसेना ने पहली बार कराची पर बमबारी की है, नंबर 1। दूसरा, आपने जैसा बताया कि 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाके और मिसाइल से, ड्रोन से अटैक किया। हालांकि हमारे हवाई जहाजों ने वहां के एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं किया, वो भारत में ही थे, लेकिन भारत से ही उन्होंने आक्रमण किया। तो ये हम कह सकते हैं कि नया भारत है जो केवल रिएक्ट नहीं करता है। अभी तक हम लोग केवल रिएक्ट करते थे। जब भी आतंकवादी हमला होता था तो हम उसके सबूत देते थे, हम उसकी फाइलें बनाते थे, उसके वीडियो देते थे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को। वहां पर किसी का कोई लेना देना नहीं, उनको कोई मतलब नहीं था इन सब बातों से। तो इसलिए 20-30 साल से हम लोग सफर कर रहे थे, मतलब बहुत सहन कर रहे थे। लेकिन अब पिछले 10 साल में जो मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद में जो परिवर्तन आया है, ये स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्राइन में परिवर्तन आया है भारत के। पहले हम लोग केवल प्रतिक्रिया करते थे, बिल्कुल। अब हम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और रिस्पॉन्स भी जो आपने एक जैसे उदाहरण के लिए 26 लोगों को उन्होंने कत्ल किया था पहलगाम में जी। अब पाकिस्तान में कम से कम 100 लोग मारे गए, ऐसी रिपोर्ट तो आ रही है। बिल्कुल, है ना। तो कम से कम 4 गुना तो आपने मार ही दिए। और लेकिन विदेशी मीडिया को अगर देखें तो वहां पर वो कह रहे हैं कि 100 से भी बहुत ज्यादा लोग मरे हैं। पाकिस्तान उनको एडमिट नहीं कर रहा है, क्योंकि एडमिट करने का मतलब है कि वो अपने डॉक्यूमेंट में फिर आएगा, अपने डॉक्यूमेंट फिर आएगा और अपने पैरों पे फिर कुल्हाड़ी मारेगा। बिल्कुल। तो अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है, जैसे जर्नलिज्म में कहते हैं, डेवलपिंग स्टोरी है और ये काफी लंबा चलेगा। दूसरी बात, राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है, हमारे रक्षा मंत्री ने, कि ऑपरेशन
सिंदूर बंद नहीं हुआ है। बंद नहीं हुआ मतलब ये खत्म नहीं हुआ है। तो अभी ये धीरे धीरे और एस्केलेटिंग पोजीशन में आता जाएगा, एक के बाद एक। आपने देखा होगा कि सबसे पहले 22 अप्रैल के बाद तुरंत जो भारत ने कदम उठाया वो सिंधु नदी वाला पानी था वो बंद करने की घोषणा की। वो जो समझौता था इंडस वाटर ट्रेडिंग, उसके बाद में कितनी सारी घटनाएं हुई है, एक के बाद एक। उसके बाद भी कुछ युद्ध हुए, लेकिन आज तक हमने वो ट्रीटी रद्द नहीं की। ये पहली बार हुआ है कि सिंधु घाटी के पानी की बंद होने की संभावना मात्र से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। बिल्कुल, क्योंकि गर्मी का सीजन है अभी। अब ये भारत के पास तो स्वतंत्रता है कि वो जब चाहे पानी बंद कर दे और जब चाहे पानी ज्यादा छोड़ के वहां पर बाढ़ ला दे। दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन भारत के पास खुले हैं। तो अभी ये केवल युद्ध के मोर्चों पर ऑपरेशन सिंदूर चलेगा ऐसा नहीं है, ये और भी तरीके से चलेगा। IMF की आज ही मीटिंग है, जैसे उदाहरण के लिए। जी। तो फाइनेंशियल सेक्टर में भारत अटैक करेगा। सर एक बात ये सामने आ रही है कि फाइनेंशियली उनको ग्रे लिस्ट में डालने का कुछ हम ये कर रहे हैं। तो कई बार होता है। वो क्या होता है और उससे मतलब क्या उनको सपोर्ट बंद हो जाएगा फाइनेंशियली? देखिए, जो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले होते हैं पूरी दुनिया में, उन देशों पर उन देशों के बारे में ये रिपोर्ट बनाती है। उसके आधार पर उनको वर्ल्ड बैंक से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से या IMF से लोन मिलते हैं। अभी तक पाकिस्तान बार बार इस लिस्ट में आने से, इनमें अलग अलग होती है, ब्लैक लिस्ट जिसे हम लोग कहते हैं ना, ब्लैक लिस्ट है, तो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान कई बार आ चुका है। अच्छा, जी हाँ। लेकिन इसके दो समर्थक जो देश हैं, चाइना और तुर्की, वो इसको बचा लेते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब वीटो यूज करते हैं ये। हाँ, इनका समर्थन नहीं होता। ये दोनों देश भारत के विरोधी रहे शुरू से और पाकिस्तान के समर्थक रहे, सब जानते ही हैं। तो ये आज भी भारत ने इतना दबाव बनाया है IMF पर कि संभव है कि इस बार IMF इसको FATF इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दे। IMF का जो लोन आज इसकी संभावना है मिलने की 1.33 बिलियन डॉलर्स की, टोटल $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज तय हुआ था। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत खराब, हम जानते ही हैं। उसमें से एक किस्त अभी बाकी है 1.33 बिलियन डॉलर्स की। उसके लिए आज बैठक हो रही है। तो अभी ये भारत ने प्रेशर करेंगे, उसमें भारत ने प्रेशर किया है। अच्छा, भारत ने वहाँ के IMF को लिखा है कि आप देखिए कि आप जो पैसा दे रहे हैं वो किन कामों में जा रहा है, कहीं वो आतंकवाद को बढ़ाने में तो नहीं जा रहा है। बिल्कुल, ये बातें हैं। और इस प्रकार से दबाव लाने की कोशिश। तो ये मल्टी प्रॉन्ग एक अटैक हुआ जैसे पाकिस्तान पर। पाकिस्तान ने केवल आतंकवादी ही भेजे, लेकिन भारत ने जो रिस्पॉन्स किया है अलग अलग सेक्टर्स में किया है। जैसे एक बात ये जाननी है आपसे, जैसे प्रधानमंत्री सऊदी अरब का जो दौरा था वो बीच में छोड़ के आए और उसके बाद हमने देखा कि सबसे पहली जो बिहार में जनसभा को संबोधित किया, तब भी कहा था कि चुन चुन के हम इनको मारेंगे। बिल्कुल, एक ये। उसके बाद स्ट्रेटेजिक मीटिंग का दौर आया, जो डिफेंस के अपने जो तीनों है उनको एक करके मीटिंग अरेंज कराया। कैबिनेट मीटिंग ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स पे एक चर्चा हुई, कैबिनेट मीटिंग ऑन सिक्योरिटी पे एक हमने चर्चा की। तो ये जो मीटिंग, और उसके बाद हमने ये भी मतलब न्यूज आया कि एक फ्री हैंड दे दिया आर्मी को कि आप जो चाहे जिस प्रकार से करना चाहो आप कर सकते हैं। और उसके बाद ये स्ट्राइक हमने जो शुरू की, तो एक ये जो 10 या 14 दिन हमने लिए, उसे आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, युद्ध कोई अगर आप तुरंत शुरू कर देते हैं तो उसके परिणाम क्या होंगे इसके बारे में सोचने का समय नहीं मिलता हमें। तो एक एक करके जो मीटिंग्स ली उन्होंने कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, फिर डिप्लोमेटिक तरीके से कहाँ कहाँ पर किस किस को, आपने देखा होगा कल रात को डॉक्टर जयशंकर ने अलग अलग देशों के करीब 30 देशों के लोगों को, विदेश मंत्रियों को उन्होंने बताया कि हमने क्या किया है। तो आपके एक अंतर्राष्ट्रीय ओपिनियन भी बनाना पड़ता है आपको अपने पक्ष में, मतलब सबको साथ में लेके हाँ, कुछ गलत नहीं कर रहे। बिल्कुल, तो आपको ये बताना पड़ता है कि विक्टिम तो हम हैं। पाकिस्तान कहता है कि हम विक्टिम है, ऐसा नहीं है।
उन्होंने आक्रमण किया, हमने नहीं कहा था। और हमने आज भी सिविलियन या मिलिट्री टारगेट्स पर आक्रमण नहीं किया है, बिल्कुल, केवल आतंकवादियों के अड्डों पर ही किए हैं। भारत ने ये बात स्पष्ट कर दी है। अच्छा सर, एक ये बताइए कि हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो रणनीति थी, क्योंकि अब तक जब जितना भी वो विदेश दौरा करके आते थे तो कहीं ना कहीं हम सुनते हैं कि मतलब फिजूल खर्ची कर रही है वो। हम कह सकते हैं कि ये जो अभी तक जितना भी किया, इतनी विदेश यात्राएं की, इतने विदेशी जो प्रधानमंत्री है या फिर जो भी वहाँ के डिप्लोमेट है उनसे रिश्ते बनाए, और कहीं ना कहीं वो अभी आज हमें काम आ रहे हैं। बिल्कुल, ये 1 to 1 यानी व्यक्तिगत तौर पे जो मोदी जी ने बहुत सारे देशों के साथ में, उनके शासकों के सामने, उनके क्राउन प्रिंस के साथ में, राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों के साथ में जो एक व्यक्तिगत रिलेशन उन्होंने बनाए हैं, वो इन्वेस्टमेंट था। वो इन्वेस्टमेंट आज वो रिटर्न हमें उसके मिल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा रिटर्न है, सबसे बड़ा रिटर्न ये है। देश की सॉवरेनिटी का ये जो मामला है, सबसे बड़ा रिटर्न ये है। बिल्कुल। अच्छा, कुल मिला के विश्व में जैसे 57 इस्लामिक कंट्रीज है, और उसमें अजरबैजान और तुर्की, सिर्फ दो ही का सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान को। क्या वजह है कि दूसरे लोग इसमें नहीं, इस्लामिक कंट्रीज इन्वॉल्व हो रहे हैं, या फिर क्या कह सकते हैं कि आज हम इतने स्ट्रेंथ पे हैं, क्योंकि इकोनॉमी की बात करें, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की हम आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या वो भी एक वजह है? हाँ, बड़ा वजह है, क्योंकि आप देखिए कि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम देखें तो अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। तो सारे देश, जो आपने कहा इस्लामिक देश जो हैं, वो नहीं चाहते कि चाइना के अलावा जो सबसे बड़ा देश है भारत और अमेरिका, इनसे हम रिश्ते बिगाड़े। अच्छा, दूसरी बात है कि पाकिस्तान में इन सबका कोई स्टेक नहीं है। भारत के साथ में इनके ट्रेड रिलेशंस हैं, सऊदी अरब के हैं, यूएई के हैं, भारत के लाखों लोग वहाँ काम करते हैं। बिल्कुल। तो अरब देशों में, और वो स्थिति टर्की के साथ नहीं है। टर्की के साथ हमारा बिजनेस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये भी एक कारण है कि एक ट्रेड रिलेशन जो भारत ने इतने सालों में डेवलप किए हैं पिछले 10-12 साल में, उनका भी बहुत फर्क पड़ रहा है। तो भारत आज देखा जाए तो सऊदी अरब के, यूएई के ज्यादा नजदीक है बजाय किसी और इस्लामिक देश के। भारत सबसे ज्यादा करीब है, ऐसा कह सकते हैं। अब तक हमने देखा कि जब तक ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, तब तक ऐसे मतलब बच्चों ऐसे निवेदन आ रहे हैं कि हमारे पास एटम हो गया, हम कभी हमला करेंगे, क्या हुआ? आपको याद होगा, मोदी जी ने कुछ 3-4 साल पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं पाकिस्तान गया हूँ और मैंने वो सब देख कर आया हूँ। अब इसमें सब कुछ शामिल है। इसमें उन्होंने जो भी कहना था कह दिया। दूसरा, एक आपको ध्यान होगा, एक पाकिस्तानी पत्रकार थे जो कनाडा में बस गए थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने भी एक बड़ा इंटरव्यू में कहा था कि उनके जो एटम बम है उसमें फालूदा भरा हुआ है। तो खैर, मतलब उनके इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अगर तो इनके पास होता तो अब तक वो यूज कर चुके होते। बिल्कुल, यूज कर चुके होते। आप देखिए कि कई 15 दिन से 1 महीने से हम लोगों के पास ये खबरें आ रही थी, बल्कि जो पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ है जनरल बाजवा, उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि हमारे पास टैंक और हवाई जहाज चलाने के लिए डीजल तक नहीं है, और शायद ये तो 4 दिन से ज्यादा चलेगा। हाँ, और मजेदार बात यह है कि 2023 में, फरवरी 2023 में इसी पाकिस्तान ने यूक्रेन को बहुत सारा साजो सामान बेचा डिफेंस का। अच्छा। अब उसके बाद खुद के पास लड़ने के लिए पैसा नहीं है। अभी जो स्थिति आ रही है कि लोग, इस तरह की रिपोर्ट है, हम नहीं जानते कि कितनी सच है वो, कि 4-5 दिन से ज्यादा लड़ने की इनके पास ताकत नहीं है पाकिस्तान के। एक सर आखिरी सवाल, जब हम बात करते हैं तो आज पाकिस्तान सिर्फ एक मोर्चे पे नहीं लड़ रहा है। 1971 था जबकि मतलब पूर्व पाकिस्तान दोनों तरफ से भारत को घिर रहा था। आज की स्थिति में बात करें तो पाकिस्तान खुद 3 जगह पे बटा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, बलूचिस्तान में खुद रोज न रोज उनकी आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं बलूचिस्तान आर्मी की ओर से, और यहाँ पे भारत उनको घेरे हुए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, अभी जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है, जैसे कल एक रिपोर्ट आई थी, मुझे पता नहीं कि ये कितनी सच है, लेकिन बलूचिस्तान BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कल 14 लोग पाकिस्तानी आर्मी के मार दिया, इस तरह की रिपोर्ट आई थी। और पिछले करीब 6 महीने में वो 100-125 लोगों को मार चुके हैं। आपको ध्यान होगा कि एक उन्होंने ट्रेन को भी अगवा कर लिया था। बिल्कुल। तो अभी जो इसलिए कल एक रिपोर्ट आई थी वो ये थी कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन को कहा है कि हमको एक अलग देश की मान्यता दी जाए। अभी
ये इट इज टू अर्ली, मतलब अभी कहना मुश्किल है कि ये होगा नहीं होगा, लेकिन इस तरह की रिपोर्ट आना भी अपने आप में एक नई बात है। जहाँ तक सिंध का सवाल है, आपको ध्यान होगा कि पिछले 50-60 साल से जब से मैं पत्रकारिता में आया हूँ और उन लोगों से मैं मिला हूँ, जिए सिंध नाम का एक आंदोलन चल रहा था सिंध में, सेपरेटिस्ट। तो वो अभी उसकी क्या स्थिति है हमें नहीं पता, कि अब वो रिपोर्ट आना बंद हो गई। लेकिन सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, हर जगह पर पाकिस्तान से अलग होने की मांग जोर पकड़ रही है। इससे कारण वहां पर गृह युद्ध हो सकता हुआ तो माने कि मतलब और 4 टुकड़े हो जाएंगे, संभव है। गृह युद्ध हो सकता है वहां पर, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी संभावना है। बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं। और आखिर में क्या मतलब एक संदेश क्या देना चाहेंगे? जो देखिए इस बार हमने देखा कि हैदराबाद से भी पॉजिटिव वेव्स हमें देखने को मिले हैं कि जो भी होता है अच्छा है। अब्दुल्ला जी की ओर से भी हमें वो देखने को मिला, उमर जी के यहाँ से भी देखने को मिला, महबूबा मुफ्ती, मतलब इन सभी की बात करें तो एक है कि हाँ अब पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। आज तक मतलब विपक्ष का भी ये हाल था कि आपने स्ट्राइक किया नहीं किया कैसे पता, इस बार तो हमने सब प्रूफ भी दे दिए। क्या कहेंगे, क्या मैसेज? मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो मोदी जी ने जो नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर, वो सबके मुंह पर मल दिया गया है और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसको सपोर्ट करने के। हिंदुओं का इतना ज्यादा विरोध है पाकिस्तान के प्रति, तो वो नहीं चाहते कि ये विरोध मुसलमानों के प्रति भारत में हो जाए, इसलिए मुसलमान भी समर्थन कर रहे हैं। आप देखिए जगह जगह उन्होंने अपने जुलूस निकाले हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि इसमें हम अलग से अलग दिखाई दे। और भारत हमेशा यही कहता है कि आप भी हमारे हैं तो आप हमारे बन के रहिए। जी बिल्कुल। तो अभिनंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद, ये जो जानकारी आपने दी। तो दर्शकों मुझे आशा है कि ये जो वीडियो है खास तौर पे हमने बात किया किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को एक कामयाब ऑपरेशन के तौर पे हमने लिया, और पाकिस्तान के अभी जो क्या हालात हैं वो आप जानते हैं। तो न्यूज और एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए रियल वॉइस ऑफ इंडिया। धन्यवाद મિત્રો, આપ યુટ્યુબ ઉપરાંત ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, એક્સ સોશિયલ મીડિયાથી પણ અમારી સાથે કનેક્ટ રહી શકો છો। દેશ વિદેશના તમામ સમાચારો વાંચવા માટે અમારી વેબ પોર્ટલ revolt.in ઓપન કરશો। ધન્યવાદ।